अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, सब ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। अच्छा, और आपको पता है कि आजकल बड़ी शदीद गर्मी हो रही है, बड़ा लू का मौसम हो रहा है। बेटे, हर मौसम के ना अपने अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो इस मौसम में ना आपने बहुत ज़्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना है, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे जब इस लू में बाहर निकले तो वो बीमार हो जाते हैं। घर पे रहिए और अपना वक्त, अब आपको पता है कि 7 तारीख से गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो जब स्कूल खुलेंगे तो हमारी आपकी मुलाकात तो होगी, ये बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन आप उससे पहले पहले जो कुछ आपको पढ़ाया गया ना बच्चों, उसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो हम आपके मिड टर्म एग्जाम भी लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। पिछला हमारा लेक्चर नंबर 11 था और पिछला वाला हफ्ता हमारा तख्लीकी हफ्ता था। तो ये हफ्ता हमारा निसाबी हफ्ता है। आपको पता है तख्लीकी हफ्ता से पहले जो हमारा हफ्ता था उसमें मैंने एक वीडियो भेजी थी और वो थी सच्ची कहानी। सच्ची कहानी यानी कारवाने उर्दू से ये कहानी हमने ली थी, सच्ची कहानी। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कारवाने उर्दू खोलिए और सच्ची कहानी निकालिए। ठीक है, निकाल लिया आपने। अब आपने क्या करना है कि आप सब ने बैठकर इस कहानी की एक दफा से दोबारा से रीडिंग कीजिए। बीच में एक वीक आ गया ना, डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो आप ऐसा करें कि आप इसको एक दफा दोबारा से इसको रीड कर लीजिए, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई कर लीजिए, ताकि आपको काम करने में आसानी। काम आपने ये सारे का सारा कॉपी नंबर 1 पे करना है। ठीक है, फिर मैं दोहराई करी कि सारा काम आपने कॉपी नंबर 1 पे करना है। तो हमने पिछली दफा सच्ची कहानी की रीडिंग की थी, अल्फाज मायने किए थे, उसका मरकजी ख्याल लिखा था और उसका सबक लिखा था। दोहराए हम, मरकजी ख्याल क्या होता है? क्या था मरकजी ख्याल? सच्ची कहानी का मरकजी ख्याल था कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी होती हैं, हमने उसमें से गरीबों, मस्कीनों और हकदारों का हिस्सा निकालना होता है और अपनी नीयत को साफ रखना होता है। ये हमारा इस कहानी का मरकजी ख्याल है। ठीक है, और मैंने आपको सबक का भी सवाल दिया था कि इस कहानी से हमने सबक क्या सीखा। चेक कर लीजिए आप सब अपनी कॉपी खोल के, क्या आपने यही लिखा है? क्या सबक सीखा? देखा उन्होंने क्या सबक सीखा? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, यानी हमें अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ना कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है उसमें से हम गरीबों और मस्कीनों का भी हिस्सा निकालें। तो उनका सबक उनको मिला कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी है। और ये नाफरमानी क्यों उन्होंने की थी? क्योंकि उनके दिल में लालच आ गया था। तो सबक हमें क्या मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो फिर हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। ठीक है, चलें, ये तो हमारी रिवीजन हो गई, जो रीकैप हो गया जो हमने पिछला काम किया था। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? ये किताब आपकी कारवाने उर्दू आ गई। अब हमने करनी है सरगर्मियां। पहला सवाल है, इन सवालों के जवाबात आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। सवाल जवाब लिखने का मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ कि आपने सवाल लिखना है, उसके बाद फौरन दूसरी लाइन में जीम लिख के हाशिए के बाहर और उसका जवाब लिखना है। और जब आपका जवाब खत्म हो जाए फिर आपने एक लाइन छोड़कर, लाइन लगानी नहीं है बीच में, आपने एक लाइन छोड़कर अगली लाइन से अगला सवाल लिखना है। ठीक है, पहला सवाल है, ये कहानी कुरान मजीद की किस सूरत मुबारक में बयान की गई है? बहुत आसान सा जवाब है और इसका जवाब आपको कहानी में से बासानी मिल जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने सिर्फ सूरत मुबारक का नाम नहीं लिखना, आपने पूरे जुमले में जवाब देना है कि ये कहानी कुरान मजीद की सूरत डैश में बयान की गई है। ठीक है जी। बाप की क्या अच्छी आदत थी? कहानी पढ़ी ना, याद आया क्या अच्छी आदत थी? की अच्छी आदत ये थी कि अल्लाह ने उसको बाग की नेमत से नवाजा था, जहां पे उसका बहुत फल उगता था, और वो हमेशा जब वो फल उगता था तो हमेशा उसमें से गरीबों और मस्कीनों का हिस्सा निकाला करता था। ठीक है जी। बाग वाले आदमी के बेटे क्यों खुश थे? क्यों खुश थे वो? इसलिए खुश थे क्योंकि बाग के मरने के बाद उन्होंने खूब मेहनत की, और जब उन्होंने मेहनत की तो बाग में खूब फल उगे। ठीक है ना, तो वो उन फलों से लदे हुए दरख्तों को देखकर खुश होते थे, इसलिए वो खुश थे। बेटों का क्या इरादा था? क्या इरादा था बेटों का? वो जो बाप की एक अच्छी आदत थी ना, बेटों का इरादा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, वो अपोजिट हो गया उसके। उन्होंने
کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ باغ میں اتنا زیادہ پھل اگا تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا اور ان کا ارادہ بدل گیا. انہوں نے کہا اب اس دفعہ ہم کسی غریب مسکین کو باغ کے پاس بھی نہیں آنے دیں گے, یعنی ان کو کوئی حصہ نہیں دیں گے, بلکہ سارے کا سارا پھل بیچ کے خود منافع کمائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ باغ میں جا کر کیوں حیران پریشان ہو گئے؟ کیوں حیران پریشان ہو گئے؟ لکھا ہے نا, کیا ہوا, ان کا باغ ہی سارا اجڑ چکا تھا, سارے پھل ٹوٹ پھوٹ کے گر چکے ہوئے تھے, اس لیے وہ حیران پریشان ہو گئے تھے. اب دیکھیں یہ ہوا کیوں تھا, کیوں؟ ان کی نیت, ان کی بری نیت کی اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ دیکھا آپ نے, نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم دل میں بھی سوچتے ہیں, دماغ میں, اس کو بھی جانتا ہے. عام لوگ نہیں جان سکتے, لیکن اللہ جانتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ نیت جو ہوتی ہے نا وہ اچھی رکھنی چاہیے. اب ان کی نیت بری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا, ان کے اوپر عذاب نازل کیا. ان کا سارا باغ اجڑ گیا, ان کے پھل ٹوٹ پھوٹ کر گر گئے. نہ وہ اس قابل رہے کہ وہ کھائے جا سکتے, اور نہ ہی وہ اس قابل رہے کہ ان کو بیچا جا سکتا. تو ان کو سزا ملی اس چیز کی, کیونکہ ان کے دل میں لالچ آ گیا اور ان کی نیت خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کہانی کا کوئی مناسب عنوان تحریر کیجیے. اس میں بھی آپ نے پورے جملے میں جواب دینا ہے کہ اس کہانی کا مناسب عنوان یہ ہے. انہوں نے تو اس کا رکھا نا سچی کہانی. اب آپ نے اس کا کیا نام سوچنا ہے وہ آپ سوچ لیجیے اور لکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. دیکھ چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں ان کے, اتنے لمبے نہیں ہیں, لیکن بہت اچھی خوش خط لکھائی میں آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد اگلا کام ہمارے پاس کیا, اگلے پیج میں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4. ان لفظوں کی جوڑی کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. غریب مسکین, پہلا لفظ ہے غریب مسکین. غریب مسکین دیکھیں یہ مترادف لفظ ہے. مترادف لفظ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ایک ہی لفظ کا دوسرا وہی لفظ مل جاتا ہے کہ اس کا بھی وہی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں نے ایک غریب اور مسکین لڑکے کی ایک بھوکے غریب اور مسکین لڑکے کی مدد کی اور اس کو کھانا کھلایا. امی غریب اور مسکین لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں اور اکثر ان کو صدقہ خیرات دیتی رہتی. ٹھیک ہے نا. یہ جیسے میں نے آپ کو 2 جملوں کی ایک مثال آپ کو بنا کے کہ ایک ہی جملے میں دونوں لفظ کا استعمال ہم نے کیا. اس کے بعد آتا ہے لفظ بیمار تندرست. اب بیمار تندرست یہ ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے. ایک بیمار ہے ایک تندرست ہے, بالکل ٹھیک, ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے. جزا اور سزا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے. ٹھیک ہے نا. روز حساب, ہر ایک کو اپنے اچھے اعمال کی جزا اور برے اور گناہوں کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. ایسے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. نیک خدا ترس یہ بھی ایک دوسرے کا مترادف ہے. ظاہر ہے جو خدا ترس ہوگا, جو لوگوں پہ رحم کرے گا, جو لوگوں کا خیال کرے گا, وہی نیک انسان ہوتا ہے نا. آندھی طوفان یہ بھی ایک دوسرے کے مترادف ہیں. آندھی تیز ہوائیں طوفان بھی وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دونوں الفاظ کو ایک ہی جملے میں استعمال کر کے بہت اچھے سے جملے بنائے. میں دیکھتی ہوں, میں نے کاپیز چیک کی ہیں کہ جملوں میں آپ لوگوں نے کافی بہتر جملے بنائے ہوئے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو ہر جملہ میں سے شروع کر دیتے ہیں, میں کی طرح. ایسے جملے بیٹے اچھے نہیں ہوتے اور آپ نے اس طرح سے جملے نہیں بنانے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے خالی جگہیں کہ اور کے درست استعمال سے پر کیجیے. ٹھیک ہے. یہ کام بھی آپ نے اپنی اردو کی کاپی نمبر جملے بنانے ہیں. پہلے آپ نے وہ سوال جواب کرنے ہیں, پھر آپ نے جملے بنانے, پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور اپنی کاپی نمبر 1 پہ ہی کرنا ہے. بہرحال سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گی. کہ جو ہوتا ہے وہ کسی وضاحت کے لیے ہوتا ہے اور کے تعلق جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے اور کے تعلق جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا, اب اس نے کہا, کیا کہا ہمیں نہیں نا پتا, اب اس کی وضاحت ہے کہ میرے ابو کے پاس بہت سی کتابیں ہیں. اس نے کتابوں کا تعلق جو ہے ابو سے جوڑا. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ وضاحت کے لیے آ گیا, میرے ابو کے پاس, اور یہاں پہ کیا آ گیا تعلق جوڑنے کے لیے, کے پاس بہت سی کتابیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ نے یہ سارے جملے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں اور یہ خالی جگہ پر ان کو کے اور کے سے کرنے. ٹھیک ہو گیا آپ نے. اب اسی کے میں ہمارے پاس آتا ہے رموز اوقاف. رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ رموز اوقاف ہوتے ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں ہماری اردو میں ایسی جو ہم استعمال کر کے اپنی تحریر کو تاثرات دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے اس میں آتا ہے ختمہ.
तहरीर को तासुरात देते हैं, जो लिखा होता है, जो कहानियां होती हैं, उनको पढ़ने को, उन पे तासुरात हम जो जाहिर करते हैं, वो इन रमूज़ी औकाफ की बदौलत होते हैं। पहला आता है उसमें खत्मा। सबसे पहले खत्मा को इसको हम उर्दू में खत्मा कहते हैं और इंग्लिश वाले इसको फुल स्टॉप कहते हैं। लेकिन आपको जैसा कि नजर आ रहा होगा कि फुल स्टॉप एक नुक्ता होता है और खत्मा एक छोटी सी डैश होती है, ठीक है। जहां हमारा जुमला खत्म हो गया वहां पे हमने खत्मा लगा दिया और हम रुक जाते हैं, ठीक है जी। ये है खत्मे का इस्तेमाल। अब ये देखें, दो जुमले आपको मिसाल के तौर पे दिए। मैं स्कूल जा रहा हूं, खत्मा। बच्चे खेल चुके हैं, खत्मा, ठीक है। अगला जो है हमारे पास, बुक आपके सामने खुली हुई है ना, इसमें कुछ तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आई, तो अगला वाला जो है वो हमारे पास है सक्ता। इस सक्ता को अंग्रेजी में हम कौमा बोलते हैं और उर्दू में हम इसको सक्ता बोलते हैं। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं और कहीं पे हमने सांस लेने के लिए जैसे रुकना है, तो वो हम करके और फौरन ही अपना जुमला आगे से दोबारा शुरू कर देते हैं। ऐसा भी दो जुमलों के बीच में भी आता है सांस लेने के लिए। और ज्यादा जो आप इसको समझ सकते हैं वो ये है कि दो से ज्यादा जब इसम होते हैं, दो से हम होंगे तो उनके बीच में आ जाएगा और दो से ज्यादा होंगे तो वहां पे हम सक्ता लगाएंगे, चाहे वो जितने भी ज्यादा हों। अली, हमजा, अब्दुल्ला और उस्मान अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब अली, हमजा इनके दरमियान में सकता आएगा, हमजा और अब्दुल्ला के दरमियान में सकता आएगा। अब जो आखिरी इसम और आखिरी से पहले वाले इसम के दरमियान में और आ जाता है हमेशा, ठीक है। ये आपकी किताब में भी मिसालें दी गई हैं। इसी तरह सेब, अमरूद, अनार और खजूर सब अल्लाह की नेमत। पहले तीन इसम, दो इसम जो थे, पहले के बाद सकता, दूसरे के बाद सकता और तीसरे के बाद उसको चौथे के साथ मिलाने के लिए हमने और लगा दी, ठीक है जी। तो ये हमारे इस सकते का इस्तेमाल होता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जुमलों में खत्मा और सक्ता की अलामात लगाइए। बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आपने ये काम अपनी कॉपी पर करना है। आपने ये तमाम जुमले बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, साफ सुथरी लिखाई में अपनी कॉपी में उतारने हैं और फिर यहाँ पे खत्मा और सक्ता लगाइए जहां जहां आता है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा काम बहुत अच्छा सा करेंगे। बहुत मुख्तसर काम है, लेकिन आपने इसको बड़ी शौक से और दिलचस्पी से करना है। अब आपको ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ एक जरूरी बातें आपसे करना चाहती हूँ, जिसमें यह है कि आपको पीर वाले दिन कल आपको टेस्ट जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं। अपने टेस्टों को पढ़िए, दोबारा से देखिए, जो जो गलतियां आपकी मैंने उसमें निकाली हैं उनको समझिए कि आपको क्या गलती निकाली गई और क्या आपको बताया गया है। फिर आपने अपने इन टेस्टों को अपनी कॉपी नंबर 1 में आखिर में लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। आखिर में एक पोर्शन बनाना शुरू करें और वहां पे आखिर में मत लगाएं, चलें छोड़े। आप अपनी कॉपी नंबर 1 में जहां पे अब आपका काम खत्म होता है, ये उसका आपके आगे आपने अपना टेस्ट लगा लेना है और उसके बाद उससे अगले सफे के ऊपर जो जो मैंने इस्लाह इसमें आपको दी है, आपने वो इस्लाह करनी। याद रखिए कि जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैंने आपकी कॉपीज चेक करनी है कि आपने टेस्ट लगाया है, आपने इस्लाह की है, अपना सारा इनकम्प्लीट काम कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। सारा काम कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। जब हमारा स्कूल खुलेगा हमने ज़ाहिर ऑल्टरनेट डेज पे आना है, एक दिन आना एक दिन नहीं आना। आपने घर पे बैठ के अपने सारे काम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप सबके पास वीडियोस पिछली मौजूद होंगी, उनको दोबारा से देखिए और सारा अपना काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब आपके स्कूल खुलेंगे तो हमने आपका मिड टर्म एग्जाम लेने हैं, लिहाजा एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात पे जरूर सुनेंगे और जरूर अमल करेंगे और सब एग्जाम की तैयारी अच्छी सी शुरू कर देंगे। अपना सारा इनकम्प्लीट काम करेंगे, अपनी सारी इस्लाह कर दीजिए। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।